कार्यक्रम सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम चर्चा करने वाले हैं लापरवाही हमारी लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना से रूबरू होकर भारी परेशानियों का सामना देश कर चुका है और धीरे धीरे इस त्रासदी से उबरने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन तभी एक बार फिर से कोरोना की वापसी ने लोगों को दहशत में ला दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट और कोरोना का फिर से लौटना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है और लगातार देश प्रदेशों में रहने वाले लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। दहशत हो भी क्यों ना, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई देश एक बार फिर संकट के बड़े मुहाने पर खड़ा हो गया है, जिसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन और आम लोग ही हैं, जिन्होंने कोरोना के बारे में समझ लिया था कि कोरोना गो बैक। कोरोना की वापसी के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। सारा ठीकरा स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार पर फोड़ना ठीक नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से देश भर में बढ़ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि हमने बीते साल न जाने कितने लोगों को अपने आसपास ही मौत के मुंह में समाते देखा है। घरों में कैद होकर खाने पीने तक के लिए संघर्ष करने के बाद अब फिर उसी स्थिति में दो चार होने की दहशत हम लोगों में देखी जा सकती है। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, जिसमें इस काल से निपटने के लिए उचित उपाय और खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, ताकि खतरनाक कोरोना अपने पैर पसारने में कामयाब न हो पाए। इसके साथ ही प्रदेश सरकारों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी। महाराष्ट्र में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं मामले की गंभीरता को देखकर मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, जबलपुर और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अगर यूपी में भी मामले कम नहीं हुए तो संभवतः योगी भी ऐसा ही कदम उठा सकते हैं, जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों के चलते आम आदमी के दिलो दिमाग में 1 साल पहले का यही मार्च का महीना याद आने लगा है, जब 22 तारीख को लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई कि इस बार वापसी कर रहा वायरस पहले से 150 गुना खतरनाक तरीके से वापसी कर रहा है, तो लोगों की दहशत और भी बढ़ गई है। अब समय ऐसा है कि आम आदमी को ही बेहद सतर्क रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, वरना परिणाम खराब आ सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार 21 मार्च को लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया। साथ ही निर्णय लिया गया कि इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके चलते शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन यूं ही जारी रहेगा। कोरोना बढ़ रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे। और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेकर सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। बाकी जो प्रभावित शहर है उनमें रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। 31 जुलाई तक नहीं, 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज फिर से बंद करने का फैसला किया है। बाकी चीजों पर भी हम नजर रखे हैं। अब अगर मास्क नहीं लगाएंगे, कल मैंने कहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, आप अपनों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं जिनसे आप मिलते हैं, जुलते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण
लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण के लगातार केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जहां कल बीती रात जो रिपोर्ट आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली रही। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक दिन में ही मध्य प्रदेश में 1140 कोरोना पॉजिटिव आंकड़े आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार बेहद ही चिंतित है और लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो इंदौर में भी कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा ही पहले भी नज़र आया है और एक बार फिर ब्रेकडाउन, जो कोरोना के संक्रमण में एक ब्रेकडाउन सा लग गया था, उसके बाद जो लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इंदौर में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में जहां कोरोना संक्रमण के 309 मरीज सामने आए हैं और मध्य प्रदेश की कुल 1140 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर इस बार लगातार सक्रिय है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी सक्रिय हैं। बात करें जहां मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। साथ ही अब अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में जो सबसे ज़्यादा कोरोना आंकड़ों को लेकर चर्चित हैं, बात करें इंदौर, भोपाल और जबलपुर की, तो यहाँ पर भी अब 21 मार्च को यानी कि कल रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन का बेहद ही कड़ी और सख्ती के साथ इसका पुलिस प्रशासन पालन कराएगा। वहीं लोगों से लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आम जनता से अपील कर रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इंदौर में भी ऐसी कई कंपनियां और शोरूम हैं जो बगैर मास्क के कार्य कर रही थी, तो उन पर भी लगातार इंदौर नगर निगम उन पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन पर भी सील करने की प्रभावी कार्रवाई की है। वहीं कल अब देखने योग्य बात होगी कि कल किस तरह से पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में, हालांकि इस बार अभी एक दिन का ही लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए कल एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। चुनौतीपूर्ण दिन है जहां पर एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। साथ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस अमला इस पर सक्रिय नजर आएगा। के न्यूज़ इंडिया के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। फिर कोरोना ने पूरे मध्य प्रदेश में यानी पूरे भारत देश में अपना फेर पसार रहा। वहीं मध्य प्रदेश में फिर एक बार कोरोना ने अपना फेर पसार लिया। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर इन 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। यानी कि पूरे भारत या पूरे मध्य प्रदेश में इन 3 जिलों में संडे को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले लगातार जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की हेडक बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ मैं सुनील मालवी, के न्यूज़ इंडिया, भोपाल। तो इन तमाम आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि लापरवाही हमारी और लॉकडाउन की एक बार फिर से तैयारी, ये हमारी ही गलती है, हमारी लापरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर से हम मार्च के उसी महीने में खड़े हैं और एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर हैं। कुछ शहरों में मध्य प्रदेश के तो इसे लागू भी कर दिया गया है और यदि स्थिति इसी तरह बरकरार रहती है तो यकीनन बाकी राज्यों में भी लॉकडाउन की तैयारी मजबूरन सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि कहीं ना कहीं कोरोना को रोकना है। नए वेरिएंट की जब हम बात करते हैं तो हर कोई यही बात की तस्दीक कर रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमें सावधानी भी अधिक बरतनी चाहिए। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश चंद्रवंशी, स्टेट हेड भोपाल, हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गणेश तिवारी जी, संवाददाता इंदौर, हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कार्यक्रम की
की शुरुआत करूंगी और डॉक्टर राजीव आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से स्थितियां और आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि देश लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है। यदि हमने अभी भी सावधानी नहीं बरती और जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का पालन हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए, तो हमें एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट सजग है, पहले भी थी, आज भी थी, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। हम हमेशा ब्लेम दूसरों पे नहीं थोप सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। हम स्वयं भी अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ छोटी सी ही बातें तो थी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, भीड़ वाली जगह पे ना जाना, और वैक्सीन अगर मिल रही है तो उसके लिए चॉइस करना, विंडो शॉपिंग करना कि ये वैक्सीन बेटर है कि हम थोड़े दिन बाद लगवाएंगे, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसकी एफिकेसी कितनी है, ये उचित नहीं है। जो मिल रहा है वो ठीक है और हमें सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए वैक्सीन लगने से पहले भी और वैक्सीन लगने के बाद भी हम लोगों को पूरी उसी प्रोटोकॉल को पालन करना है जो कि गवर्नमेंट ने आपको बताया हुआ है। जी बिल्कुल। अवधेश जी, आपके पास आऊंगी। हम लगातार मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और जितने भी आंकड़े हमारे सामने मध्य प्रदेश को लेकर आए हैं, स्थिति बेहद डरावनी है। कई जगह पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आपसे जानना चाहूंगी कि यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो किस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में और किस तरह से अब प्रशासन आगे बढ़ रहा है इसकी रोकथाम के लिए? जी देखिए, पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो 64 केस में जो है बढ़ोतरी हुई है पिछले 7 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में, और उसमें करीब 60% मामले जो पॉजिटिविटी के आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव मरीजों के, वो आपके इंदौर, भोपाल और जबलपुर, इन 3 शहरों से निकल करके सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है, और खास करके इन 3 शहरों में ये आंकड़ा काफी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ पर रविवार को लॉकडाउन की भी घोषणा की है। अब यह आज रात शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक करीब 32 घंटे का यह लॉकडाउन रहेगा। अब इस लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ाया जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि अब हर रविवार को यह लॉकडाउन रहेगा और आगामी आदेश तक हर शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक इन 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। साथ ही वो 10 शहर ऐसे भी हैं जिनमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो कि उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा, इन सब जगहों पर भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। अभी जस्ट ये छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी वहां पर आदेश जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में भी इस रविवार को लॉकडाउन रखा जाएगा और वहां व्यापारियों से चर्चा की गई है, वहां मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की गई है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने यह फैसला लिया है और छिंदवाड़ा में भी लॉकडाउन की घोषणा इस रविवार को की है। जी प्रियंका जी, तो पहले से ही 3 शहरों में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी और अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में भी यदि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या लॉकडाउन की स्थिति आती है तो ऐसे में वाकई ये चिंताजनक विषय है और ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ रही हैं, तभी सरकार को ज़रूरत पड़ रही है एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की। हमारे साथ गणेश तिवारी, संवाददाता इंदौर, भी जुड़े हैं। गणेश जी, आपसे इंदौर के बारे में जानना चाहेंगे। तमाम जानकारी हमें जिस हिसाब से मिली उस हिसाब से ये है कि इंदौर में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं और ऐसे में लॉकडाउन की तैयारी तो हो गई है। साथ ही साथ यदि हम प्रशासन की बात करते हैं या खास तौर से लोगों की बात करते हैं तो क्या लोग अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं या लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर प्रियंका, देखिए, जिस कदर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में जिस कदर खतरा मंडरा रहा है, और अगर बात करें मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जहां कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं, पहले भी आए हैं, वो शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर। इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार प्रतिदिन आंकड़ों में, कोरोना के आंकड़ों में, केसेस में लगातार उछाल आ रहा है। और यही अगर पिछले 10 दिनों की रिपोर्ट देखें तो प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी ही सामने आई है, किसी तरह की घटोतरी सामने आई है। जहां इंदौर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों में, पहले भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, उसके बाद अब मध्य प्रदेश के 3 शहरों में, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में, जहां 21 तारीख को रविवार को लॉकडाउन लगा है। उसके साथ ही इंदौर की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर दिन में भी एक्टिव नजर आ रहा है। कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के यहाँ पर कार्यरत काम करते हैं या फिर आवाजाही करते हैं, वहां पर लगातार प्रशासन और इंदौर नगर निगम की
टीम लगातार एक्टिव नजर आ रही है और चालानी कार्रवाई करते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंड भी दे रही है। साथ ही अगर बात करें प्रियंका, तो इंदौर में एक अस्थायी जेल का भी निर्माण वापस से कर दिया गया है। जो लोग बगैर मास्क के भ्रमण करते हुए दिखेंगे या जिन भी कंपनियों में कर्मचारी बगैर मास्क के दिखेंगे, उनको धारा 188 का उल्लंघन करने के जुर्म में और तमाम जो है मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के जुर्म में उन्हें अस्थायी जेल में भी रखने की तैयारी और कवायद पूरी तरह से चालू हो चुकी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर चालान की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से जानकारी दी है गणेश जी ने कि अब कठोर कदम उठाने की ओर भी प्रशासन आगे बढ़ रहा है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमें खुद निभानी चाहिए थी। यदि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो ना केवल खुद को बल्कि अपने आसपास, अपने समाज को और अपने पूरे राज्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से इस तरह की कदम उठाना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मेरठ से, उनसे बातचीत करेंगे। जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं आप। मैं जैन बोल रहा हूँ मेरठ से। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की लापरवाही की वजह से कोरोना संकट दोबारा आ रहा है। जी जनता ने मास्क लगाना। हाँ, मैं उमेश जैन बोल रहा हूँ मेरठ से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की लापरवाही की वजह से ये दोबारा कोरोना का संकट आ रहा है। जी जनता ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और भीड़ में ज्यादा लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ठीक बात है, यदि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो कहीं ना कहीं स्थिति आज दूसरी हो सकती थी। अब जब हमें पता चल चुका है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गई हैं तो एक बार फिर से हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन यहाँ पर करना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम एक बार फिर से इन जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे या लापरवाही दिखाएंगे तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर राजीव जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जैसा कि आपने पहले भी जानकारी में बोला कि वैक्सीन को लेकर ज़्यादा विंडो शॉपिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और जिसको जो मिले वो लगानी चाहिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन दोनों वैक्सीन को लेकर यदि हम अपने दर्शकों को आश्वस्त करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये, फाइज़र को लेकर भी तमाम बातें मार्केट में आ रही हैं, तो क्या उसका इंतज़ार करना चाहिए या फिर हमें जो अवेलेबल है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? आपने बिल्कुल कहा, जो अभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों ही 100% हैं। अगर हम लोग जो कहते हैं कितने, हर आदमी ये पूछना चाहता है कि हमें कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, किसकी एफिकेसी ज़्यादा अच्छी है, कौन से हमारे पास क्या चॉइस है, तो हमारे पास वही चॉइस है जो कि अवेलेबल है। जहाँ तक अगर इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो दोनों वैक्सीन 100% सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है डेथ और सीवियर इन्फेक्शन के लिए। यानी कि कोई भी वैक्सीन, दोनों में से जो भी वैक्सीन लगाएंगे उसमें 100% आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, ये 100% प्रोवाइड करती है। जहाँ तक सिम्प्टोमेटिक एफिकेसी की बात है, जिसको ज़्यादातर जो डेटा आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60% to 95% ये प्रोटेक्ट करते हैं सिम्टम्स होने के लिए। यानी कि आपको थोड़ा बहुत सांस की परेशानी, थोड़ा सा फीवर आ सकता है, ये आ सकता है, और इसके लिए वो 65 to 60% से लेकर के 95% प्रोटेक्शन करती है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और एसिम्प्टोमेटिक प्रोटेक्शन ये नहीं करती है, यानी कि आपको फ्लू टाइप के इन्फेक्शन होंगे, आपको कोई मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो यूं ही निकल जाएगा, केवल आपकी एंटीबॉडीज़ बनेगी, उसके लिए ये प्रोटेक्शन नहीं करती है। तीसरी चीज़ आपने कही कि क्या फाइज़र के लिए या जो नेज़ल वैक्सीन आने के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए, तो जो नेज़ल वैक्सीन है ये आपको केवल एसिम्प्टोमेटिक प्रोटेक्शन के साथ में वो भी प्रोवाइड करेगी, उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उसको लगाना चाहिए। हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि 2 लोग अगर मास्क लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो स्प्रेड नहीं करेगा। जहाँ तक हम लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन क्या है, एक जो चेन है, इन्फेक्टिविटी की चेन है, उसको बीच में ब्रेक करना, वो हमारे हाथ में भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में भी है। वो स्टेज हम लोग क्यों पहुंचने देते हैं कि हम लोग लॉकडाउन के लिए हम लोग जाएं? अगर लॉकडाउन केवल आपको इन्फेक्शन से ही नहीं बचाता है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सब बंद कर देगा। इसको हमें खुद स्वयं करना चाहिए। गवर्नमेंट पहले भी सजग थी, जैसे हमने कहा आज भी है,
बहुत सिंसियर है, लेकिन हम लोग खुद उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को लॉकडाउन से बचना है तो हम लोग को वैक्सीन भी लगानी है, और वैक्सीन लगने के 40 दिन के बाद हमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने तो वैक्सीन लगाई थी, सोशल मीडिया में आ रहा है कि एक वैक्सीन के बाद उनको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि एक वैक्सीन की शॉट लगने के बाद उतनी एंटीबॉडीज़ जो टी सेल्स है और इम्यूनिटी है वो उतनी डेवलप नहीं होती है। दूसरी वैक्सीन लग जाएगी, दूसरी शॉट लगने के 15 दिन बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, लेकिन वो भी 100% नहीं है। उसके बावजूद भी हमें वैक्सीन के साथ में ये सारे जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करने की ज़रूरत है। जी अवधेश जी, लगातार हम बात कर रहे हैं तो बात यही सामने आ रही है कि सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास अभी मौजूद है वो ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का लगातार प्रयोग करना है। जिस तरह से डॉक्टर राजीव जी ने भी कहा कि मास्क यदि आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण की जो अवेलेबिलिटी होती है या जो उसकी कहीं ना कहीं संक्रमण होने की जो आशंका रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में जब हम बात करते हैं कि जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा या प्रशासन के द्वारा चलाए जाएं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सकें, तो मध्य प्रदेश में क्या इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जो लोग जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें जागरूक किया जा सके? देखिए, आज के समय में कोविड की जानकारी हर एक व्यक्ति को है। अब यह समझना कि वह कितना उसके प्रति जागरूक होना चाहता है या उसके लिए वो कितना जिम्मेदार है, ये हमारी स्वयं की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगातार, अभी कल मैं आपको बता दूं कैबिनेट बैठक की गई थी, इसमें रोको टोको अभियान और सख्ती भी दिखाने की बात लगातार जो है प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। वहीं पिछले एक दिन की मैं अगर आपको बात बताऊं तो एक दिन में 1,39,000 का जुर्माना जो है वसूला गया है। यह उन लोगों से वसूला गया है, इसमें कुल 1354 लोग शामिल हैं जो कि मास्क नहीं लगाए हुए थे। यहाँ पर भी जुर्माने के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है, 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए मास्क नहीं लगाया है, और वो दुकानदार जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनको 5,000 रुपए का जुर्माना, उनके दुकान सील करने तक का प्रावधान। तो कहीं ना कहीं सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सख्ती के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। इसकी ओर से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह हमारी जागरूकता पर भी निर्भर करता है। और हमें भी यह समझना होगा कि मास्क हमें चालान से बचाने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए है। और अगर हम भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जाते हैं या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि लोगों से उचित दूरी बना करके रखना और मास्क का सदुपयोग करना। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यह निश्चित रूप से यह दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं रहे हैं, या कह सकते हैं कि अब कोरोना की जैसी संख्या कम हुई थी, हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे। इसके चलते ये आंकड़े दिन प्रतिदिन जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के 3 शहरों से, जो बड़े शहर हैं, वहां से जिस तरीके के आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उसने सरकार को चिंता में डाल दिया, जिसके चलते सरकार को रविवार लॉकडाउन का, अभी फिलहाल आगामी आदेश तक हर रविवार लॉकडाउन का, कुल 32 घंटे के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। अब आने वाले समय में जिस हिसाब से आंकड़े आते हैं वही उन स्थितियों को स्पष्ट करेगा कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रयागराज से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी स्वागत है आपका। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये हम कह रहे हैं कि मतलब ये जो कोरोना ये जो बढ़ रहा है सर जी, इसमें हम लोग इतनी सावधानी बरत रहे हैं कि ये लापरवाहियां इतनी आ रही, इतने ये पेशेंट बढ़ रहे हैं जी। ये लॉकडाउन फिर ऐसे लगेगा तो जो मतलब इसमें फिर अब ये फिर भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे लोग। कहाँ जाएंगे जो रोजी रोटी का कर रहे हैं, जो खा कमा रहे हैं। जी संतोष जी, अभी उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई सूचनाएं सामने नहीं आई हैं। यदि आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आगे आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की स्थितियां बनती हैं और उसी के आधार पर सरकार फैसला लेगी। हम आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद शफी, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में वहाँ पे कार्यक्रम भी अधिक होते हैं, दूसरे अन्य शहरों से आवाजाही भी अधिक होती है, साथ ही साथ होली का माहौल है, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? दूसरी बात, प्रशासन की यदि हम बात करें तो प्रशासन किस तरह से वहां पर कोविड को रोकने के लिए काम करता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। अगर हम बात करें लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश की तो उनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रखा है। वो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल मार्ग हो या चाहे बस स्टैंड हो, सभी चीजों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। जो बाहर
जी, हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। और लगातार हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हम एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा प्रयास ये है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जागरूक कर सकें। आप लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करते रहें ताकि हम लॉकडाउन से बचे रहें और एक बार फिर से कोरोना को हरा सकें। कार्यक्रम में चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं लापरवाही हमारी लॉकडाउन की तैयारी, और हमारी लापरवाही की वजह से ही आज ये स्थिति हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही लॉकडाउन लग चुका है। एक और जगह छिंदवाड़ा में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, बाकी 3 शहरों में लगा हुआ है। और यदि स्थिति इसी तरह की होती है तो भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन की तैयारी हो सकती है। ये तैयारी ना हो, इसीलिए हम लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको फैक्ट से भी रूबरू करा रहे हैं ताकि आप खुद जागरूक हो सकें, सोच सकें और इस मजबूत स्थिति में, इस खतरनाक स्थिति में आप अपनी मजबूती से अपना बचाव कर सकें और अपने समाज का भी बचाव कर सकें। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजी यूपी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस समय जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह का चिंताजनक स्थिति, खासतौर से यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो लॉकडाउन लग चुका है वहाँ पर पूरे शनिवार से लेकर सोमवार तक के लिए। और ये तमाम स्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि यदि स्थिति अभी भी संभली नहीं तो ये स्थिति बाकी राज्यों की भी हो सकती है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? वीएन त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल है। वीएन त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से हम जी
जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की स्थिति पूरे भारतवर्ष में बन रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, लॉकडाउन वहां पर लगाया जा चुका है। यदि यही हाल रहा तो अन्य राज्यों में भी ये स्थिति आ सकती है। ऐसे में क्या कुछ होगा, किस तरह की जिम्मेदारी प्रशासन को और साथ ही साथ जनता को लेनी चाहिए? हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश भी जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, इंदौर की स्थितियों की हमने आपसे बात की, आपने तमाम जानकारियां हमें दी हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, साथ ही साथ टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि टेस्टिंग के साथ ही साथ यदि हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कितने स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन की जब तक दर नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण की दर को हम कम नहीं कर सकते हैं। जी गणेश, हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजीव, अगला सवाल मेरा आपसे है, वैक्सीनेशन को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि अपनी सावधानी के साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार हमारे पास मौजूद है वो वैक्सीनेशन ही है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे फूड को लेकर एलर्जी है या किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है, तो ऐसे में उसे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है वैक्सीनेशन कराने से पहले? देखिए, ये वैक्सीन सेफ है। अगर आपको कोई फूड एलर्जी है या आपको कोई पॉलन एलर्जी है या किसी भी तरह की एलर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि इस वैक्सीन से ही आपको एलर्जी हो जाएगी। अगर किसी को पहले कोई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगी है, उसके बाद में अगर उसको कोई रिएक्शन हो गया है, तब उसमें थोड़ा सा तब भी वो वैक्सीन लगा सकता है, लेकिन वो उसके प्रिकॉशन के साथ में अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे बता करके वो वैक्सीन लगा सकता है। लेकिन अगर किसी को किसी वैक्सीन लगने के बाद में एनाफिलैक्सिस यानी कि इतना सीवियर रिएक्शन हुआ है कि उसको आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ी हो और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी हो, उसके लिए उसको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई फूड एलर्जी या किसी तरह की नेज़ल एलर्जी या ब्रोंकियल अस्थमा है, उन सभी के लिए वैक्सीन 100% सेफ़ है। आपको कोई चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जिंदा बचना है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें वैक्सीन के लिए जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए रामबाण है इस समय और हमें इसका प्रयोग करना ही चाहिए। इसमें किसी तरह की दो राय हमारे पास होनी नहीं चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको आपको ज़रूर उसका सेवन करना चाहिए, उसे लगवाना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ कर सकें। लखनऊ से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं, नीतू, उनसे बात करेंगे। जी नीतू, क्या कहना चाहती हैं आप? स्वागत है आपका। जी मैम, मैं नीता मौर्य बोल रही हूँ। जी, लखनऊ हरौनी बिटगांव पांडे। जी बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं इसके कोरोना के बारे में। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। उसके बाद भी बढ़ रहा है मैम। जी नीता, आप अपनी बात पूरी करें, क्या कहना चाहती हैं? मैं नीता मौर्य, मैं रीता नहीं, नीता मौर्य मैम। जी नीता मैं बोल रही हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैम ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कोरोना बढ़ रहा है। जी, सावधानी आप यकीनन बरत रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं स्थिति की भयावहता का पता नहीं है और ऐसे में जब लापरवाही उनसे हो जाती है तो उस लापरवाही का खामियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ही। यदि आपके आसपास कोई आपको नज़र आता है जो मास्क नहीं लगाए हुए है या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। इस तरह के अभियान जैसा कि हमारे स्टेट हेड भोपाल ने हमें जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यदि ये जिम्मेदारी हम अपने स्तर पर भी निभाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं कोविड को रोकने में। गणेश जी, आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से, और इंदौर को लेकर हम तमाम बातें आपसे कर रहे थे। आपने हमें तमाम जानकारी दी है किस तरह से वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। यदि मैं वैक्सीनेशन के बारे में आपसे जानना चाहूं तो कितनी दर है वहां पर वैक्सीनेशन की? क्योंकि यदि वैक्सीनेशन की दर को नहीं बढ़ाया गया तो कोविड की दर को घटाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर प्रियंका, आपने सही सवाल। वैक्सीनेशन की कमी अभी मध्य प्रदेश में कमी खल रही थी, जिसको लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम जिन राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बारे में चर्चा की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन कमी को लेकर भी
अपनी बात कही थी, जिसको लेकर अब जो मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 2.5 लाख, जो इंदौर में भी है, 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का जो कार्य है उस पर जोर दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा सके और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। चूंकि अभी पहला डोज, कई लोगों को सिर्फ पहला डोज ही लगा है या फिर नहीं लग पाया है, और कई लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। तो जिस पर सबसे ज्यादा अगर अभी किसी बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो वो है वैक्सीनेशन पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, वैक्सीनेशन जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। जी प्रियंका जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश, उनसे बातचीत करेंगे। जी चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके मेहमान जो बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरी आयु 67 साल है जी। एक तो मेरे हार्ट में मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टंट डला हुआ है जी। दूसरा मेरी एक आंख में मोतियाबिंद है। तो क्या मेरे को आप सजेस्ट करेंगे कि कौन सी वैक्सीन मुझे लगवानी चाहिए और कब तक लगवा लेनी चाहिए, ये मैं राय जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, डॉक्टर राजीव जी आपके लिए सवाल है। आपकी जितनी उम्र है वो 60 साल से ऊपर है, आपको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है, उसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत पहले ही वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। जितनी जल्दी लगा लें उतना बेहतर है। पहली शॉट लगने के बाद में, पहली डोज लगने के बाद जो दूसरी डोज लगती है उसके 15 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। स्पेशली इस उम्र में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कम डेवलप होती हैं, इसलिए आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। लगाने से पहले बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें लीजिए, अच्छे सा व्यायाम करिए, लगने से 1 दिन 2 दिन पहले पूरी नींद पूरी करिए और 2 या 3 दिन के बाद तक अच्छी नींद और ज़्यादा लीजिए। उसके साथ में कोई तम्बाकू, ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का जो कि आपकी इम्यूनिटी कम करती है वो मत करिए। लेकिन आपके लिए वैक्सीन सेफ़ है। जहाँ तक आपने पूछा कि हमें कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, तो हमने बताया कि जो भी अवेलेबल है वही वैक्सीन हमारे लिए सबसे अच्छी है और ये वास्तव में 100% इसकी एफिकेसी है डेथ रेट रोकने के लिए और सीवियर इन्फेक्शन रोकने के लिए। जैसा अभी हमने इसके पहले भी बताया था कि ये इनकी किस किस कैटेगरीज में आती हैं, तो इसलिए हम लोगों के लिए चाहिए कि हम लोग वैक्सीन लगा लें। आपको कोई भी बीमारी है, आपके लिए वैक्सीन 100% सेफ है। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि चंद्र प्रकाश जी को उनका जवाब मिल गया होगा। साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद शफी भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे लखनऊ के हाल को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। जी मोहम्मद शफी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में वहाँ पर कार्यक्रम की संख्या भी अधिक होती है। होली को देखते हुए प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके अलावा यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो लोग क्या सावधानियां बरतते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो शासन पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन अगर आम जनता की बात तो कहीं ना कहीं से बिल्कुल वो निश्चित हो चुकी है, क्योंकि जब से वैक्सीन आई है तब से लोग बिल्कुल पूरी तरीके से इस तरीके से चल रहे हैं कि अब जिस तरीके से कोरोना बीमारी रही नहीं गई है। लेकिन अगर बात करें कोविड-19 की तो लगातार वो जी बिल्कुल, तो लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी का ये साफ कहना है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही है और उसी का खामियाजा राज्य के तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लगातार हम सभी को यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि हमें एक बार फिर से सावधान होने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। देहरादून से हमारे साथ कॉलर अमर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी अमर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, मेरा मानना ये है कि जब कोरोना इतनी भारी तादाद में बढ़ रहा है तो क्यों ना और नाइट कर्फ्यू पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह पहले लॉकडाउन किया गया था, कम से कम दिन में सिर्फ 4 घंटे बाजार खुले और बाकी टाइम लॉकडाउन कर दिया जाए। जी आपका सुझाव बेहतर है, लेकिन ये तमाम चीज़ें सरकार तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद ही डिसाइड करती है, क्योंकि हम देश में हैं तो देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी होता है और ये सरकार का फैसला होगा। आने वाले वक्त में जिस तरह से स्थितियां सरकार देखेगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। मोहम्मद शफी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शफी, आप लखनऊ को लेकर ताज़ा हालातों के बारे में जानकारी दे रहे थे, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि प्रशासन पूरी तरीके
अगर हम बात करें एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी की, तो आज ही उन्होंने कई मॉल है जिनको नोटिस भेजा है, एसआरएस सिटी मॉल है, फन मॉल है, वेब मॉल, सिटीपॉलिस मॉल है, जिनको कोविड-19 के तहत नोटिस दी गई है उल्लंघन करने के लिए, और 23 तारीख को इनसे जवाब भी मांगा गया है कि, और लगातार जो प्रशासन है वो सख्त नजर आ रहा है, लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। और अगर डीएम की बात करें अभिषेक त्रिपाठी की, तो उन्होंने भी साफ तौर से ये संदेश जारी कर दिया है कि मास्क अनिवार्य कर दिया है। आप अगर कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, या आप हॉल जा रहे हैं, पिक्चर हॉल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मास्क अनिवार्य कर दिया, और जो भी मास्क नहीं लगाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं से बिल्कुल निश्चित हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन के आने के बाद जो आम जनता थी वो पूरी तरीके से इस तरीके से चल रही है कि अभी जो बीमारी है वो कहीं वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें हम कोरोना की, तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप महाराष्ट्र का हाल देख चुके हैं पहले ही कि वहां पर लॉकडाउन लगाने की बारी आ गई, लॉकडाउन तक लग चुका है। ऐसे ही हालत अगर इसी तरीके से जो आम जनता का निश्चित रहेगी, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन और भी सब जगह लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीमारी फैलती जा रही है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश से हुआ है। जी बिल्कुल मोहम्मद शफी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। यहाँ पर हमने तमाम दर्शकों से भी बातचीत की है, और वैसे भी जब बाज़ारों में जाकर लोगों से बात करते हैं तो कई ऐसे जिम्मेदार नागरिक हैं जिनका ये कहना है कि यदि नाइट कर्फ्यू लग जाता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, सरकार को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले से ही लागू कर दिया गया है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की और साथ ही साथ व्यापारियों की बात करते हैं, तो वो पहले ही पिछले साल काफ़ी नुकसान उठा सके हैं। ऐसे में जब आप बात करते हैं उन लोगों से, तो उनका क्या कहना है? क्या वो उस लॉकडाउन से खुश नज़र आते हैं, या फिर उनके लिए ये घाटे का सौदा है? देखिए, लॉकडाउन से कोई भी व्यक्ति खुश नजर नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे सामने हमारे सामने एक ऐसी मजबूरी है कि इस मजबूरी के चलते जिंदगी को बचाने के लिए इस जद्दोजहद में लोगों को उनका साथ देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में भी हम बात करें तो रविवार को जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, रविवार को खास करके व्यापार का दिन होता है और अधिक से अधिक संख्या में लोग उनके पास सामान लेने आते हैं, तो वो खुश इस दृष्टिकोण से तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार में उनका निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब कोविड बढ़ रहा है और उनको अपने जीवन की रक्षा करनी है, उनके अपने परिवार के लोगों की रक्षा करनी, तो ऐसे में उनको यह जो रविवार के लॉकडाउन का फैसला है यह कहीं ना कहीं सही नजर आता है, क्योंकि रविवार को अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है निकलते हैं और एक दूसरे का संपर्क होता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें नहीं रह जाती हैं। तो उस लिहाजे से अगर देखा जाए तो उस लिहाज से यह दृष्टिकोण सही है, रविवार को लॉकडाउन का फैसला सरकार का सही है। लेकिन व्यापारी वर्ग के हित की बात करें आर्थिक दृष्टि से या वित्तीय दृष्टि से, तो वह उस पर संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। चंदन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। चंदन से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर राजीव, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, हम तमाम लोगों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। एलर्जी के बारे में तो आपने बता दिया कि एलर्जी किसी भी प्रकार की हो, वैक्सीनेशन हम करा सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि प्रेग्नेंट यदि कोई लेडी है तो ऐसे में उसके लिए वैक्सीनेशन कैसे वो करा सकती है या नहीं करा सकती है। और उसके अलावा कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के केस में मामला थोड़ा सा पेचीदा भी होता है, इतना ईजी नहीं होता है, तो उस मामले में कैसे आगे बढ़ना है? क्या हमें वेट करना चाहिए या वैक्सीनेशन के लिए बढ़ सकते हैं आगे? अभी तक जो इंडियन प्रोटोकॉल है उसमें वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं है, और जो लोग 18 साल से कम हैं बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए वैक्सीन हार्मफुल है। यूएसए में 10,000 प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ये ट्रायल करा गया और अप टू 3 मंथ्स तक कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चे में या माँ में नहीं पाया गया है। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट में चूँकि यहाँ पे इसके ऊपर कोई शोध नहीं हुआ है, कोई ट्रायल नहीं हुआ है, तो प्रेगनेंसी के लिए अभी ये इंडिकेटेड नहीं है और नहीं छोटे बच्चों के लिए इंडिकेटेड है। लेकिन हाँ, शायद बच्चों के लिए 18 साल से 12 साल से 18 साल के बीच में लोगों को शायद ये अलाउ कर दिया जाए। लेकिन एक बार हम फिर ये कहना चाहेंगे, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि इसमें भी शोध नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए अभी यहाँ इंडिया में अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल, तो अभी इंडिया में अलाउ नहीं है, हमें कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के और प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर अभी इसके ट्रायल नहीं हुए हैं। जिस तरह से जानकारी होगी वो जानकारी ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई जुड़ चुके हैं।
सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह की स्थितियां भारतवर्ष में एक बार फिर से बन रही हैं, लोगों की लापरवाही के चलते मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है और देश के तमाम राज्यों में यदि स्थिति बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन के लिए आगे बढ़ना होगा। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि हम इनसे बचाव कर सके? हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर तो हर कोई जागरूक है, जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है जो आज हम इस मुहाने पर खड़े हैं। जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही। हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे फिर से संपर्क साधने के लिए, और मैं गुजारिश करूंगी कि आवाज को एक बार चेक किया जाए ताकि हम उनसे बातचीत कर सके। आगे बढ़ेंगे और गणेश जी भी हमारे साथ लगातार इंदौर से जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, ऐसे में एक बार हुआ था कि बच्चों के स्कूल खुल गए थे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालांकि अब खबरें ये आई हैं कि स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, पर आगे की यदि हम कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब बच्चे स्कूल आते हैं तो एक बड़ी संख्या में अभिभावक के साथ ही साथ टीचर्स, बच्चे, ये सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, और यदि ऐसे में लापरवाही होती है तो काफ़ी भारी संख्या में लोगों को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका, जहां अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में अभी जब कोरोना का ब्रेकडाउन थोड़ा लग गया था, कोरोना के आंकड़े ना के बराबर आए थे, तब स्कूल और कॉलेज को एक बार वापस से चालू कर दिया गया था। और ऑनलाइन जो पहले ऑनलाइन फैसिलिटी जो स्कूलों में चल रही थी वो एक तरह की रुक सी गई थी, लेकिन जिस कदर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं छात्रों को एक कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में काफी लोगों का हुजूम होता है, काफी छात्र आते हैं, जिससे काफी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सारी चीजों का उल्लंघन होता है, जिसकी वजह से अभी मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल इसी चीज को देखते हुए मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर जो स्कूलों से एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक चिंता का विषय था कि कहीं कोरोना का संक्रमण उन छात्रों को न पहुंच जाए जो छात्र पढ़ाई या फिर एजुकेशन लेने के लिए स्कूल या कॉलेज आ रहे हैं, और उनके माध्यम से उनकी फैमिली और तमाम सभी जगहों पर कोरोना फैलने का संक्रमण का डर था, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बात करें मध्य प्रदेश में तो अब स्कूल और कॉलेज को फिलहाल 31 मार्च तक अभी बंद कर दिया गया है। और हो सकता है कि जिस कदर कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर आगे भी अभी इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो एक ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन एजुकेशन का एक पोर्टफोलियो चल रहा था, उस पर एक बार फिर पुनः जोर दिया जा रहा है। जी प्रियंका। जी अवधेश जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। मध्य प्रदेश की हम लगातार बात कर रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है मध्य प्रदेश की, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन भी है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस कम हुए थे तो मध्य प्रदेश में कोविड सेंटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हमें खबर ये आई थी कि भोपाल में मात्र एक सेंटर ही चल रहा है, उसके अलावा जितने भी कोविड सेंटर्स कोरोना काल के दौरान बनाए गए थे वो तमाम बंद हो चुके थे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है जो आज मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोविड डेडिकेटेड जो जितने भी सेंटर्स थे उन सभी को बंद कर दिया गया था और केवल भोपाल में ही वो संचालित हो रहे थे, लेकिन अब पुनः उसी पटरी पे वापस लौटना पड़ रहा है हमें, क्योंकि 145 ऐसे सेंटर्स हैं। अवधेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमई हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पूरे भारतवर्ष में अब ये स्थिति बन रही है, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है, यदि ऐसे में अब हम नहीं चाहते या तमाम राज्यों की स्थिति यदि बिगड़ती रही तो ऐसे में क्या कुछ कदम हमें उठाने चाहिए कि हम कोविड को एक बार फिर से यहीं पर रोक सकें? जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। जी अवधेश जी, आपके पास वापस लौट कर आना चाहूंगी। आप हमें मध्य प्रदेश के कोविड सेंटर्स के बारे में जानकारी दे रहे थे, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें।
जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड डेडिकेटेड जितने भी सेंटर्स थे वह मामले कम आने के बाद एक बार बंद कर दिए गए थे, लेकिन पुनः अब वैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिसके चलते पुनः उसी स्थिति पर वापस लौटा जा रहा है। और मैं बात करूं तो 145 जो कि आयुष्मान डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उन पर 20% बेड को अब कोविड पेशेंट्स के लिए सुरक्षित रखने की ओर से एडवाइजरी जो है जारी की गई है। तो अब कहीं ना कहीं वो तमाम अस्पताल जो कि पहले कोविड डेडिकेटेड हुआ करते थे उनमें यह माना जा रहा है कि 20% जिनमें उपलब्ध सुविधाएं होंगी, क्योंकि कोविड पेशेंट्स के लिए अलग तरह की सुविधाएं और एक अलग तरह की प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए अब पुनः उसी स्थितियों पर वापस लौटा जा रहा है। और अगर हम जिले की बात करें तो जिले में हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर आम मरीज भी अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आम मरीज के साथ कोविड के मरीजों को इलाज दे पाना अभी सरकार के लिए फिलहाल संभव नहीं है, जिसके चलते बड़े शहरों पर ही यह ध्यान दिया जा रहा है। और आज ही मध्य प्रदेश के 145 जो अस्पताल हैं जो कि आपके आयुष्मान से रिलेटेड है, आयुष्मान से डेडिकेटेड है, उन पर 20% बेड को संरक्षित करने की बात मंत्रालय की ओर से कही गई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर राजीव, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। आपके माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह कोविड के विषय में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके, और साथ ही वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो जितनी भी उनकी मन में जो भी भ्रांतियाँ हैं उनको हम दूर कर सकें। डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो आजकल के टाइम में बहुत एक लंबा तबका है जो डायबिटीज़ से कहीं ना कहीं ग्रस्त है, और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की परेशानी से जूझता नजर आ रहा है। ऐसे में जब वैक्सीनेशन की स्थिति आती है तो डायबिटिक पेशेंट कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे वैक्सीनेशन की उन्हें सलाह दी जाती है? जी, डायबिटिक पेशेंट 100% सेफ है वैक्सीन के लिए। सारे डायबिटिक पेशेंट्स को पहले आकर के हमें वैक्सीनेट होना चाहिए। उसका कारण ये कि जितने भी पेशेंट्स इतने दिनों से हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं, इसमें 70 से 80% जिनको कोविड इन्फेक्शन हो रहा है ज़्यादातर वो डायबिटिक हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ शक्कर होगी वहाँ कीड़े आएंगे। जब भी ब्लड शुगर अगर वो कंट्रोल है या अनकंट्रोल है, लोकल इम्यूनिटी एंड बॉडी की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सभी डायबिटिक पेशेंट्स को वैक्सीन फ़ौरन और जल्दी से जल्दी लगवा लेना चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन से पहले या तो नाश्ता करके जाएं या खाना खा के जाएं। खाली पेट वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे वैक्सीन लगाएं और आधे से 1 घंटे सेंटर में रुकें। वैक्सीन लगने का जो प्रोटोकॉल है, वैक्सीन लगने से पहले एक बार उनका ब्लड प्रेशर चेक होता है, उनका एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है। वैक्सीन लगने के बाद में अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के संपर्क में जाएं। वैसे अभी तक किसी भी डायबिटिक पेशेंट में कोई भी वैक्सीन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। दूसरी कुछ चीज़ें और हम कहने चाहते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के क्वेरी रहती हैं, भ्रांतियाँ हैं। जो पेशेंट स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या और बीमारियों के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, ये इम्यूनिटी लो करती हैं। क्या उसमें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो ऐसे पेशेंट जो कि हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा हफ्ते 2 हफ्ते पहले से स्टेरॉइड की डोजेस 7.5 मिलीग्राम तक कम कर देना चाहिए। अगर वो 7.5 मिलीग्राम से कम या ले रहे हैं तो सेफली वो स्टेरॉइड के साथ में वैक्सीनेट करवा सकते हैं। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जो बड़े हैं, वो एस्थमा के लिए इन्हेलर्स ले रहे हैं, इन्हेलर में स्टेरॉइड होता है, वो सेफली वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। उसमें लोकल इम्यूनिटी या बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और इससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कुछ और बीमारियां हैं जिसमें इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए मेथोट्रेक्सेट नाम की दवा दी जा रही होती है, उसको 2 हफ्ते पहले से बंद कर देना चाहिए और 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक को बंद करके फिर वैक्सीनेशन पे जाना चाहिए, जिससे कि उनकी एंटीबॉडीज़ अच्छी से डेवलप हो सकें। इसलिए कुछ बीमारियों के लिए जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो सेफली वैक्सीनेशन पे जा सकते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ लोगों को जो कि जिनको लिम्फोमा है या कुछ और बीमारियां हैं, जिनको कैंसर है, उनको भी इम्यूनोसप्रेशन चल रहा होता है, उनको भी वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ दवाइयों को पहले से बंद करने की ज़रूरत होती है, वो बंद करके ले सकते हैं।
जो पेशेंट, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हमें कोविड हो चुका है, क्या हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो उन लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ आपके कोविड इन्फेक्शन के बाद बनी हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं और धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होती जाती है, यानी कि उनको दूसरी बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए उनको 4 से 6 हफ्ते बाद जब वो एसिम्प्टोमेटिक हो चुके हैं तो उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, उनको वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती रह चुके हैं, उनको 6 हफ्ते के बाद में जो एसिम्प्टोमेटिक होने के लिए बाद में वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट को जिनको प्लाज्मा दिया जा चुका है कोविड इन्फेक्शन के लिए, उनको 8 हफ्ते के बाद में वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके कोविड की जो वैक्सीन की एंटीबॉडीज़ हैं उसको प्रभावित करती हैं और उसको नष्ट कर सकती हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। इसलिए उनको थोड़े दिनों के बाद में वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर राजीव, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमें मिली है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। गणेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को कोविड के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी लापरवाही के चलते ही हम इस मुहाने पर खड़े हैं कि लॉकडाउन की स्थिति देश के कई राज्यों में बन चुकी है और ये स्थिति और खतरनाक हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम सब मिलकर एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करें, और यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। इसी खबर के साथ आज के हमारे इस चर्चा में इतना ही। अगली चर्चा में नए विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक देश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।